Hi guys, I hope you're well. Eid Mubarak and welcome back to another YouTube video where I talk about CSS paper attempting techniques. If you're new to the channel, don't forget to hit subscribe. And if this is your first CSS attempt, then मैंने एक playlist बनाई है CSS की जिसमें अपना मैं पूरा experience शेयर करता हूँ. उसके अंदर अगर आप पहली दफ़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको MPT के बारे में नहीं पता तो don't forget to click on this link over here. Make sure to watch the video till the end क्योंकि मैं वीडियो के अंदर जो मैंने resources यूज़ किए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. So make sure that you watch the entire video. Alright, moving forward, जब मैंने अपनी CSS की तैयारी की थी तो मैंने भी सारी किताबें ले ली थी, नोट्स बना लिए थे, लेक्चर्स ले लिए थे, काफ़ी टीचर्स से एक्सेट्रा, नॉलेज सारी एक्सट्रैक्ट कर ली थी. लेकिन जो मसला आता है एंड में वो आता है कि जो आपने नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर ली उसको पेपर पे लिखना किस तरह है, पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है, पेपर का स्ट्रक्चर किस तरह होना है. क्योंकि CSS का जो पेपर होता है उसका जो फॉर्मेट है वो बाकी एग्ज़ाम से फ़र्क है. और वो फ़र्क किस तरह से कि उसके अंदर आपको हेडिंग्स डालनी होती है. और जो मैं अभी आपको पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स बता रहा हूँ वो इंग्लिश एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इन 3 सब्जेक्ट्स को अप्लाई नहीं करता, बाकी सब्जेक्ट्स को करता है. उन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन करूँगा उनके लिए आपको तैयारी किस तरह करनी है. तो पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स बहुत क्रूशल है. बहुत सारे अकेडमी ट्यूशन सेंटर्स ये नहीं बताते. मैं भी जितने अकेडमी ट्यूशन सेंटर्स में इनरोल किया था मैंने उधर भी सिर्फ मुझे लेक्चर्स मिले थे और वहाँ के नोट्स मिल गए थे, लेकिन मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं कि पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है. लकीली आई डिड फाइंड अ टीचर जिसने मुझे गाइड किया कि आपको पेपर लिखना कैसे, और मैं यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. पेपर अटैम्प्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर अटैम्प्टिंग इज़ मेक और ब्रेक. आपका जिस तरह का पेपर गया है उसका फॉर्मेट किस तरीके का है उसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे. अब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, सारे एग्ज़ाम्स अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे के होते हैं. ठीक है, 3 घंटे का पेपर है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 बजे शुरू हो रहा है, 5 बजे ख़त्म हो रहा है तो आपके पास उसमें से आधा घंटा आपके पास होगा MCQs के लिए. अब MCQs 20 MCQs के लिए आपके पास आधा घंटा है, लेकिन रियलिस्टिकली आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर आपके वो MCQs हो जाते हैं. और उसी MCQs के साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर दूसरा मिल जाता है जिसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं. और उन्हीं 7 क्वेश्चंस के अंदर, उन्हीं 7 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं. करेक्ट. तो आप कोशिश करें कि जब आपको एक बुकलेट दी जाएगी, मैं जो पेपर प्रैक्टिस करता था अपने मॉक्स वगैरह के लिए एक ऐसी शीट लेता था और उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता था. तो आपको एक बुकलेट मिलेगी जब आपके MCQs हो जाएं 20 मिनट के अंदर. 3 घंटे तकरीबन होते हैं 180 मिनट्स. ठीक है, 180 मिनट्स. 180 मिनट्स से आप 20 मिनट सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास बच गए 160 मिनट्स. 160 मिनट्स के अंदर आपको 4 सवाल करने हैं. डूएबल है, पॉसिबल है अगर आपने टाइम मैनेज किया. बहुत सारे लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते. एक क्वेश्चन जो उनको समझ आते सही से उसमें 1 घंटा लगा देते हैं और फिर बाकी क्वेश्चंस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दे पाते. CSS के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे पेपर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दें. तो 20 मिनट हो गए, 160 मिनट बचे. उसको डिवाइड करें 4 से. आपके पास हर क्वेश्चन के लिए तकरीबन 40 मिनट है और आप कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन को 40 मिनट से ज़्यादा ना दें. 40 मिनट के अंदर उसको कंक्लूड करें और फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाएं. आपको जैसे ही बुकलेट मिले, बुकलेट आपको पहले ही मिल जाती है. जो बुकलेट होती है पेपर से 5-10 मिनट पहले मिल जाती है. यानी अगर 2 बजे पेपर शुरू हो रहा है, बुकलेट आपको मिल जाएगी. आपके पास 10-15 मिनट मिलेंगे. उस बुकलेट के अंदर तकरीबन आई थिंक 20 to 25 पेजेस होते हैं. जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल एंटर करें, कोशिश करें कि एग्ज़ाम हॉल आप एटलीस्ट आधा घंटा पहले पहुँचें और जल्दी से एक स्केल लेके जाएं और पेन लेके जाएं और मार्जिन्स ड्रॉ करें. दोनों साइड्स पे 1 इंच की मार्जिन ड्रॉ करें और सारे पेजेस पे ड्रॉ कर लें पेपर शुरू होने से पहले ही. इससे क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है. बहुत सारे लोग बाद में लेट आते हैं या फिर ड्रॉ नहीं करते और या फिर 2 बजे आते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं होता. उनके 5-10 मिनट वो 20 पेजेस पे लाइन ड्रॉ करने में उनके ज़ाया हो जाते हैं. करेक्ट. जब आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ये थी बेसिकली टाइम मैनेजमेंट. आपको टाइम किस तरह मैनेज करना है. अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपको पेपर की आंसर का जो लेंथ है, आंसर कितना लंबा होना चाहिए, कितने पेजेस पे होना चाहिए. तो मिनिमम 6, मैक्सिमम 8, 6 to 8 पेजेस पे आपका आंसर होना चाहिए.
यानी ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, 1 2। तो तकरीबन 6 से 8 सफ़े आपको भरने पर क्वेश्चन। और इशू ये आता है कि आज आपको तकरीबन अगर 4 क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उनमें से आपको एक सबसे ज़्यादा एक बहुत स्ट्रांग होगा, एक आपको एक क्वेश्चन के ऊपर आपके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरे के ऊपर कम, तीसरे के ऊपर उससे भी ज़्यादा कम, चौथा आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि पेपर इस तरह अटेम्प्ट करें कि पहले जो क्वेश्चन आपको जिसके बारे में आपके पास बहुत सारी नॉलेज है पहले उसको करें, फिर उसके बाद उससे कम, और फिर जो आपका सबसे वीक क्वेश्चन है जिसके बारे जो क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहा उसको एंड में ना करें, उसको थर्ड क्वेश्चन के लिए करें। और वो थर्ड क्वेश्चन के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सबसे वीक क्वेश्चन होता है उसके लिए आप 6 सफ़े नहीं भर पाते, मैक्सिमम 4 से 5 होते हैं। तो आप कोशिश करें उसको थर्ड नंबर पर रखें, थर्ड क्वेश्चन के लिए रखें, थर्ड आंसर के लिए लिखें, ताकि फिर जो चौथा और आखिरी क्वेश्चन है वो तकरीबन 6 से 8 पेजेस का ही हो। इससे ये होता है कि एग्ज़ामिनर जब पेपर चेक कर रहा होता है जल्दी में, उसको ये फील नहीं होता कि स्टूडेंट एंड में आके उसको जो आखिरी सवाल था उसको या तो समझ नहीं आया या उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो 4 या 5 सफ़े ही कर सका। ये चीज़ें मैटर करती हैं इससे एग्ज़ाम में, इससे एक परसेप्शन मिलता है एग्ज़ामिनर को स्टूडेंट के बारे में। अब ये हो गया ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस और कितना टाइम आपको लगाना है पेपर के दौरान। अब दूसरी चीज़ होती है कि जब आप पेपर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पास पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने पाक स्टडीज़ से शुरू किया और पाक स्टडीज़ आपने कवर कर लिया। जब आपने पाक स्टडीज़ कवर कर लिया उसके बाद अब उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने आंसर भी लिख लिया। अब जब आंसर लिख लेते हैं तो मसला आता है चेक किससे कराएं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कोई एक CSS मेंटोर या कोई ऐसा इंडिविजुअल ढूंढें जिसने CSS का एग्ज़ाम पास कर लिया हो और उसको अपने पेपर्स दें। जो दूसरी जो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है वो ये है हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करें। हैंड राइटिंग बहुत सारे लोगों की सही नहीं होती, मेरी भी सही नहीं थी। मैंने प्रैक्टिस की हैंड राइटिंग, और मैं प्रैक्टिस इस तरह करता था कि मैंने इस तरह की एक किताब ली हुई थी जिसके अंदर ऐसे 3 लाइनर पेजेस होते हैं, और इसके अंदर मेरी राइटिंग इस तरह की थी कि मुझे भी समझ नहीं आती थी। तो इसके अंदर मैं बैठ के इस तरह प्रैक्टिस करता था, हर दिन बैठ के 2-3 पेजेस प्रैक्टिस करें और अपनी राइटिंग स्पीड भी बढ़ाएं और अपनी राइटिंग को नीट भी करें। अगर आपकी राइटिंग नीट नहीं है, एग्जामिनर चेक नहीं करेगा और आप ऑटोमेटिकली फेल कर जाएंगे। आपका वो पेपर ही नहीं पढ़ पाएगा, ना ही वो पढ़ना चाहेगा अगर आपकी उसको राइटिंग समझ में ही नहीं आ रही। ठीक है, राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग के अलावा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चूजिंग द राइट पेन। तो आपके पास एक मार्कर होना चाहिए, एक ब्लैक पेन और एक प्रॉपर ब्लू पेन। प्रॉपर स्टेशनरी लेके जाएं। बहुत सारे लोग एक पेन लेकर आते थे और आके बैठ जाते थे। CSS के अंदर ये चीज़ें मैटर करती हैं। CSS के एग्ज़ाम के अंदर कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके की है। पेपर के अंदर आप जो हेडिंग्स डालते हैं इंट्रोडक्शन की और फिर मेन बॉडीज़ की और फिर कंक्लूजन की, उसको कोशिश करें मार्कर से बनाएं, बड़ी करके बनाएं, मार्कर से बनाएं। जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन के नीचे जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए कोई रेलेवेंट कोटेशंस डालें। आप अभी से ही अपनी कोटेशंस जमा करने लग जाएं, एटलीस्ट 10 to 20 कोटेशन जो आप हर आंसर में पुट कर सकें आंसर के शुरू में, उसको ब्लैक पेन से लिखें। हेडिंग्स विद अ ब्लैक मार्कर, कोटेशन विद अ ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक पेन, और फिर आंसर विद अ ब्लू पेन। और अभी से ही आप कोशिश करें कि पेन्स ढूंढें जिस पे आपका हाथ बैठा हुआ हो, कोई ऐसा पेन हो जिससे आप आराम से कंफर्टेबली लिख सकें, क्योंकि आपको तकरीबन 6 घंटे लगातार लिखना है, 3 घंटे सुबह को और फिर 3 घंटे बाद में दोपहर में। तो हर दिन आपको लिखना काफ़ी ज़्यादा है और आप ऑनेस्टली थक जाते हैं लिख के। तो फाइंड अ प्रॉपर पेन एज वेल जो आपको सूट करे, जिसमें आप हैंड राइटिंग तेज़ी से कर सकें और आपकी हैंड राइटिंग नीट भी रहे। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इन सब की लेंथ क्या होनी है। अब नाउ आई होप दैट यू वॉच्ड द वीडियो टिल दिस पॉइंट। मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो कुछ CSS टॉपर्स हैं जिन्होंने आई बिलीव 2018 से 2021 के दरमियान जिन्होंने अपना पेपर पास किया था,
टॉप 10 आए थे उनके, मेरे पास उनके पेपर्स हैं, उनके मॉक पेपर्स। मैं उनके मॉक पेपर्स अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर रहा हूँ। आप वो मॉक पेपर्स गो थ्रू करें और देखें कि उन्होंने पेपर अटैम्प्ट किस तरीके से किया है, उन्होंने हेडिंग्स किस तरीके से बनाई हैं, इंट्रोडक्शन कितने पेजेस पे लिखा है, मेन बॉडी कितने पेजेस पे लिखी है, कंक्लूजन कितने पेजेस पे लिखा है, और लिखा किस तरीके से, इंट्रोडक्शन शुरू किस तरह की, इंट्रोडक्शन ख़त्म किस तरह की है, मेन बॉडी ट्रांजिशन कैसे कर रहे हैं एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, कंक्लूजन किस तरह लिखा है, कंक्लूजन की एंडिंग किस तरीके से है। जब आप इन सब टॉपर्स के पेपर्स गो थ्रू करेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि ठीक है, इस तरीके से पेपर लिखना है, इस तरीके से मुझे मार्क्स मिलेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर में इस वजह से भी फेल हो जाते हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, तो इसमें इशू ये होता है कि इंस्टेड ऑफ कॉजेज़ के ऊपर फोकस करने के बजाय कि वो डिक्लाइन क्यों हुई, लोग मुगल हिस्ट्री की बैकग्राउंड देने लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस 40 मिनट के अंदर और उन 6 से 8 सफ़ों के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट करें। जब आप उस क्वेश्चन के बारे में जो उसी को आंसर करेंगे डायरेक्टली, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एवरेज 10 to 12 मार्क्स इज़ गुड इनफ। लोगों के उससे ज़्यादा भी आते हैं, वो डिपेंड करता है आपके एक्सप्रेशन के ऊपर। इन टॉपर्स के पेपर्स के अलावा मैंने एक बुक लिस्ट भी शेयर की है। अगर आपने सब्जेक्ट्स अपने चूज़ कर लिए और आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे तो काइंडली रेफर टू दैट बुक लिस्ट दैट आई हैव गिवन ऑन द फेसबुक पेज ओनली। Go on to my Facebook page, there's a link in the description below. If this video was helpful, don't forget to subscribe, like and share with your friends and family. बहुत ज़रूरी है कि आप जब CSS की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो आपके दोस्त भी तैयारी करें उनके साथ साथ ही तैयारी करें। डोंट इसको बिल्कुल कंपटीशन ना समझें। कोशिश करें कि कोलैबोरेट करें, कि जब आप कोलैबोरेट करते हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। That's about it. Thank you so much. Take care, guys.